अगर तुमसे कोई नाराज है तो उसको ये गरूर है कि तुम ही उसे मनाओगे, तो तुम उसके गरूर को टूटने मत दो। जोरदार मानसून का स्पेल होगा, साथ में बलूचिस्तान में होगा, बलूचिस्तान से भी कुछ पानी सुनने आ सकता है। इंटरनेट पे दबाव तो वीपीएन की तरफ से पड़ा है। वीपीएन का जो दबाव है वो 10 से 15% से ज्यादा नहीं होता। जनाब जिंदगी ने बहुत कुछ दिखा दिया। हाँ जी, छोटी सी उम्र में सब कुछ दिखा दिया। बॉम्बे में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, बैंगलोर में रह रहा हूँ पिछले 8-9 साल। बॉम्बे आपने यूज किया, मुंबई नहीं किया, यानी काफी पहले आप बॉम्बे में रहते थे। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके मज़ा प्रोग्राम दुनिया बोल है में सुबह सवेरे। मैं हूं फ़हीम खान और मेरे साथ मौजूद हैं अनम जुल्फ़िकार, और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे और खुश होंगे। हमेशा की तरह प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज की अच्छी बात के साथ। शेर खुदा मौला अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब कौल है कि अगर तुमसे कोई नाराज़ है तो उसको ये गरूर है कि तुम ही उसे मनाओगे, तो तुम उसके गरूर को टूटने मत दो। तो कोशिश करें, अगर कोई रिश्ता मुआफ़ी मांगने से, कहीं झुक जाने से बच सकता है तो उसको बचा लें, क्योंकि मुआफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। इसी अच्छी बात के साथ नज़र डालेंगे बड़ी खबर पर। कराची की अहम शाहराह पर खातून ड्राइवर की बड़ी लापरवाही। कारसाज रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी की जद में आकर बाप बेटी समेत 3 अफराद जाँ बहक, जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। हादसे की जिम्मेदार ड्राइवर खातून जेर हिरासत, तफ्तीश का अमल जारी। कराची में सुबह सवेरे हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। पंजाब में मानसून का ताकतवर स्पेल जारी। कोई सलमान के पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशों से नदी नालों में तोगयानी। कोटमट्टी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब आ गया। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह कराक्रम 3 मकामात पर बंद। मजीद बारिशें कहां कहां होंगी, प्रोग्राम में जानेंगे। तो इंटरनेट के सुस्त रफ्तार ने गैर मुल्की कंपनीज को पाकिस्तान से बाहर अपने ऑफिस मुंतकिल करने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान बिजनेस का नस्ल ने बड़े खदशे का इजहार कर दिया है और फ्रीलांसर्स के बाद कॉल सेंटर्स का कारोबार भी शदीद मुतासिर हुआ है। आखिर वजूहात क्या है, प्रोग्राम में इस बारे में बात होगी। और भारतीय मुसन्निफ के हाथों कौमी वुमेन 3 की तारीख पर किताब आ गई। भारतीय मुसन्निफ आयुष पत्थर ने उनकी किताब इन्वेजिंग जज्बा में कौन कौन से इंकशाफात किए हैं, आज इनसे ही जानेंगे। जी नाजरीन, आपको बताया चले कि कल कराची में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। एक इंसान की लापरवाही और बगैर होश व हवास गाड़ी लेकर सड़क पर निकलने की वजह से 3 इंसानी जिंदगियां ख़त्म हो गई, जिनमें बाप और बेटी भी शामिल हैं। एक शहरी की गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई है। मोहतरमा केडीए स्कीम 1 कारसाज की रिहायशी थी और घर से गाड़ी निकालते ही ओवर स्पीडिंग की वजह से सामने आने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को रौंद दिया। जब उन्हें यह होश आया कि इनसे कुछ गलत हो गया है, तब वो गाड़ी से उतरकर फरार होने लगी और इसी कोशिश के अंदर लोगों ने उन्हें धर लिया। फुटेज से साफ जाहिर है कि मोहतरमा अपने होश में नहीं थी, जिसके बाद पहले इन्हें बादराबाद थाने मुंतकिल किया गया और बाद में रात तक जिना अस्पताल में इनका मेडिकल करवाया गया। तो इसी बारे में मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुर्रम गुलजार, जो कराची से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खुर्रम गुलजार, इस वाक़े के हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात सामने आई हैं और पुलिस की जानिब से मज़ीद क्या तफ्तीश की गई है, क्या इक़दाम किए गए हैं और जो औरत है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है? जी बिल्कुल, खातून को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा इसका दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा बहादुराबाद थाने में मतूफी जो मरने वाले आरिफ हैं उनके बड़े भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया है, जिस मुकदमे में कत्ल बिलसबब के साथ साथ गलत ड्राइविंग और ओवर स्पीड ड्राइविंग करने की दफात भी शामिल की गई हैं। बादल रात गए खातून को जो है, क्योंकि खातून इस हादसे में खुद भी जख्मी हुई थी, सर पे इनके चोट आई थी, तो पहले इनको जिन अस्पताल में पुलिस ने तिब्बी इमदाद फराम की, CT स्कैन कराया गया, उसके बाद इन्हें वुमेन पुलिस स्टेशन जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। तमाम मुकदमे के हवाले से पुलिस ने तफ्तीश का भी आगाज कर दिया है। वाकई की जो जख्मी है उसमें एक जख्मी की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है, जो कि जिन अस्पताल में अब तक जो है वो जेर इलाज हैं। ये सारा वाकया कल शाम में पेश आया था, जो कि खातून एक ओवर स्पीड करती हुई घर से ड्राइविंग कर रही थी। कासाज रोड का सर्विस रोड है जहाँ ये हादसा पेश आया था। तेज रफ्तार जो प्राडो लैंड क्रूजर कार थी, उन्होंने पहले मोटरसाइकिल सवारों को कुचला है, जिसमें
मुताबिक मोटरसाइकिल सवार जो है वो जख्मी भी हुए। एक मोटरसाइकिल पे बाप और बेटी जो है वो सवार थे, जो कि स्कीम 33 के रिहायशी हैं, वो इस हादसे में मौके पर ही जहाँ बहाक हो गए। मुताबिक इसमें जख्मी हुए इब्तदाई तौर पर। उसके बाद जो है खातून ने की जो ओवर स्पीड थी वो कार को जा लगी। इस हादसे में जो है वो कार भी मुकम्मल तौर पर तबाह हुई, जबकि कार में जो शहरी बैठा हुआ था वो मौजूदा तौर पर इस हादसे में महफूज रहे, जबकि लैंड क्रूजर भी ओवर स्पीड के बाद टकराने के बाद ये खुद गाड़ी भी उलट गई थी। अच्छा खुर्रम, मुझे ये बताइएगा कि रात को आपने बताया मेडिकल हुआ है इनका, खातून का जिना में, तो मेडिकल रिपोर्ट क्या बता रही है? क्योंकि बज़ाहिर जो हमारे पास फुटेजेस आई हैं और जो वहाँ पर एनी शाहिद मौजूद थे, उनका कहना यह है कि मोहतरमा होश में नहीं थी, या उनकी हालत से ऐसा लग रहा था कि शायद वो किसी ड्रग्स या नशे का शिकार लग रही हैं। तो ऐसा कुछ मेडिकल रिपोर्ट में आया? नहीं, इस तरह की कोई चीज़ अभी तक सामने नहीं आई है। जबकि पुलिस का बताना ये है कि खातून जो है वो सारे हादसे से सदमे उनको हुआ, जिससे वो घबरा गई थी और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो अपने हवास बख्ता थी इस सारे हादसे के बाद। तमाम जो जख्मी, इनका इलाज, सर में जो चोट थी उसका इनको ट्रीटमेंट दिया गया। उसके बाद इनका सिटी स्कैन भी कराया गया कि सर पे कोई गहरी चोट तो नहीं है। और उसके बाद जो है वो थाने में, जब बहादुराबाद थाने में इसका मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया, क्योंकि जो उसमें मरने वाले बाप और बेटी हैं, जो उसमें आरिफ हैं, उनके बड़े भाई जो कि मलिक कैंट के रिहायशी हैं, उनकी मुद्दत में ये मुकदमा बहादुराबाद थाने में दर्ज हुआ। फिर खातून को बाकायदा तौर पर इस मुकदमे में गिरफ्तार करने के बाद जो है वो वुमेन पुलिस स्टेशन साउथ में वहाँ इनको मुंतकिल कर दिया गया है, क्योंकि बाज़ात इनको अदालत में पेश किया जाएगा, जिसके बाद मजीद केस की जो है वो तफ्तीश आगे बढ़ेगी। सीसीटीवी फुटेजेस भी हासिल की जाएंगी पुलिस की जानिब से। पुलिस का कहना है कि अतराफ में जो लगे हुए सीसीटीवी कैमराज हैं उनकी फुटेजेस भी हासिल की जाएंगी। तमाम पुलिस का जो इब्तदाई तौर पर बताना है कि ये वाक़या जो है वो ओवर स्पीड की वजह से पेश आया, जब खातून ने एक गाड़ी को हिट किया। क्योंकि खातून ने जो पुलिस को इब्तदाई बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि गाड़ी उनसे जो है वो बेकाबू हो गई थी, जिसके बाद वो अच्छा खुर्रम, जरा क्विकली बता दीजिएगा, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, क्योंकि 2 साल पहले भी ऐसा एक वाकया हुआ था ककरी ग्राउंड के पास ओल्ड टाउन में, अगर आपको याद हो। एक एक्वा गाड़ी थी जिसने वहां पर 20-25 लोगों को उड़ा दिया था। वहां हमें पता चला था कि वहां एक मेडिकल कंडीशन थी ड्राइवर के साथ, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। क्या यहाँ कोई मेडिकल कंडीशन सामने आई है इन खातून की? नहीं, इस तरह की कोई अभी तक कंडीशन सामने नहीं आई। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच खुर्रम, आप हमारे साथ थे और हम आपसे अपडेट जो हैं वो इसी सिलसिले में वक्तन फवक्तन लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो अब मेरे ख्याल में हम जब कराची की सूरत हाल से वाकिफ हो चुके हैं, तो कराची के अंदर मौसम की भी एक अहम सूरत हाल है जो कि सुबह से बड़ा ही खुशगवार रहा है। तो मुझे मेरे ख्याल में इस वक्त अनम आपके पास क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल बिल्कुल फ़हीम, मौसम काफ़ी खुशगवार है और रिमझिम भी जारी है। सिंध बलोचिस्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का जो ताकतवर स्पेल है वो इस वक्त जारी है। बारिश से यकीनन पानी की कमी तो दूर हुई है और अल्लाह की रहमत का नज़ूल अब भी वक्फे से जारी है, लेकिन हम अक्सर ये अल्फाज सुनते हैं कि बारिश से तबाही हो गई। ये बहुत गलत बात है। बारिश तो रहमत है, तबाही के जिम्मेदार हम और हमारी इंतजामिया। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अच्छा सरदार साहब, आपसे हमारी गुफ्तगू जो है वो मौसम के हवाले से तकरीबन कोई पिछले 15 रोज से तो जारी है, जहाँ तक मुझे याद है, कमोबेश। और आपने बताया कि जी इसके अंदर जो है वो इतनी हैवी रेन भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि जिसमें सैलाबी सूरत हाल बने। इंडिया के जो डैम्स हैं उनमें भी बड़ी खाली जगह है, पाकिस्तान के डैम्स में भी बड़ी खाली जगह है। तो ये जो आबी दहशत गर्दी है इसका भी इस वक्त कोई इम्कान उस वक्त तक नहीं था। और अब जो सूरत हाल बन चुकी है, यानी बारिश इतनी नहीं हुई जैसा कि आपने प्रेडिक्ट किया, पर उसके बावजूद जो सूरत हाल बनी है, तो क्या ये इंतजामिया की गफलत है? देखिए, उस वक्त भी बात यही हुई थी कि जो दरियाई सैलाब का तो ऐसा कोई खदशा या खतरा नहीं है, लेकिन जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं उनमें तो जाहिर है जब तेज स्पेल होता है तो वहाँ पर तो फ्लैश फ्लडिंग तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, वो तो किसी वक्त भी हो सकता है। और आपने अगर एडवाइजरी देखी हो, इस्लामाबाद ऑफिस ने पैदल पे 2 इशू की थी, कराची से भी हमने इशू की थी, तो उसमें यही था कि सिंध भर में, खासकर सेंट्रल और अपर सिंध में बड़ा जोरदार मानसून का स्पेल होगा, साथ में बलूचिस्तान में होगा, बलूचिस्तान से भी कुछ पानी सिंध में आ सकता है। इसी तरह से जनूबी पंजाब का जो इलाका है वहाँ पर हिल टोरेंट्स की सूरत में जो वेस्ट फ्लैश फ्लडिंग होती है और केपी के पहाड़ी इलाकों में होती है, ये तो हर स्पेल के साथ होता है तकरीबन मानसून में। इवन मानसून के अलावा भी जो स्पेल होते हैं उसमें भी हो जाता है पहाड़ी इलाकों में, तो ये तो रहता है एक तरह से। लेकिन वो असल में उसका जो फ्लैश फ्लडिंग वाला पानी आता है ना, उसके लिए तो ऐसा हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है नहीं कि उसको कोई प्रॉपर चैनलाइज करके कोई उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं या उसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन होती है उसको रोका जा सकती है। इसकी भी कुछ काम करने की जरूरत है। अदरवाइज तो ये
पहाड़ी इलाकों के साथ तो ये सिलसिला चलता रहता है इसी तरह। जी, लैंडस्लाइडिंग तो होती है, फिर जंगलात का पूरा मामला है तो वो दरख्तों वगैरह के साथ साथ सब कुछ ही लेकर आता रहता है। लेकिन अभी जो है वो यहाँ पर कुछ काम करने की ज़रूरत मौजूद है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि क्या कोई सैलाबी सूरत हाल अब बनने का अंदेशा है, क्योंकि सिंध के अंदर जो है वो हालात थोड़े से बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे। देखिए, उसमें दरियाई सैलाब जैसे उस वक्त होता है ना कि जब दरियाओं के कैचमेंट एरियाज के ऊपर बहुत हैवी स्पेल हो बारिश का, तो वो लकीली अभी तक उस तरह की सिचुएशन नहीं हुई है। ये नहीं आप बिकॉज कि आज 20 तारीख है और अभी तक दरिया में कोई इतना बहुत ज्यादा बहाव नहीं है। 2-3 पॉइंट्स हैं ऐसे, जैसे सखर पे, गुद्दू पे और तौनसा पे, दरियाई सिंध पे, ये तीनों जो मकामात हैं यहाँ पर मीडियम लेवल का फ्लड है। बाकी तो लो लेवल का फ्लड चल रहा है तमाम दरियाओं में। अच्छा सर, तो सखर की आपने बात की, सखर में इस बार काफी बारिशें हुई हैं, वहाँ पर तो सैलाबी सूरत हाल भी लग रही है, लाइट भी बंद है वहाँ पर, तो काफी ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं वहाँ पर। वो तो मैं आपको बता रहा था ना कि सिंध में तो बहुत तेज स्पेल हुआ है बारिश का, यानी 170 मिलीमीटर, कहीं 150, 140 इस तरह से। तो जाहिर है इतनी बारिश जब 1-2 दिनों में पड़ जाए और वो पानी ड्रेन आउट ना हो प्रॉपरली अकॉर्डिंगली, तो फिर तो जाहिर है वो इनंडेशन हो जाती है ना, ये रेन इनंडेशन या मकानी लोकलाइज्ड फ्लडिंग कह सकते हैं आप। इंतजामिया की गफलत ही आई ना, नतीजे में होता है इंतजामिया की गफलत ही आई ना सरदार साहब, जो कि मैंने पहले आपसे अर्ज किया था कि यहाँ पर आपने तो बारहा कहा, ये आपने बताया कि जी राजस्थान से स्पेल आ रहा है, आपने बताया बांग्लादेश से आ रहा है, बे ऑफ बंगाल से बन रहे हैं बादल, और ये सारी चीजें आप अपडेट करते रहे। लेकिन इंतजामिया की हमेशा से यही गफलत रही है कि सब होने के बाद जो है वो एक्टिवेट होते हैं, फिर वहाँ फंड जाते हैं, फिर वहाँ NGOs जाती हैं, फिर वहाँ पर आटे की बोरियाँ जाती हैं, फिर वहाँ पर तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं। तो ये सारे मामला तो हमेशा से ही होते रहते हैं। इसी वजह से हम आपसे जो है वो वक्तन फवक्तन इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं ताकि आवाम अपनी मदद आपके तहत जो है वो कुछ कर ले। तो सर यही हम जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो मानसून का सीजन चल रहा है ये कितना हैवी होने के इम्कानात हैं, अगरचे आगे बढ़ रहा है तो, और अगर यहाँ पर खत्म हो रहा है तो वो भी अपडेट कीजिएगा नाजरीन को। जी देखिए, ये जो स्पेल जिसमें सिंध में बड़ी धुआंधार बारिशें बरसाई और बलूचिस्तान में भी, साउथ पंजाब में भी और उधर KPCP में भी ना, तो सिंध की हद तक और बलूचिस्तान की हद तक तो अब चंद दिन का वक्फा है कह लें, उसमें वो ये स्पेल खत्म हो चुके हैं सिंध से। और बलूचिस्तान के भी बिल्कुल शुमाल मशरकी इलाके हैं, ज़ोब और कोलू सिद्दी वगैरह वहाँ पर है, लेकिन उतना हैवी नहीं है कि जितना पहले हो चुका है। इतना हैवी नहीं है, चलें ठीक है सरफराज साहब। अब आगे अगला जो 26-27 अगस्त से वो हैवी स्पेल आएगा दोबारा। अच्छा, दोबारा आएगा। चले सर, उसके लिए भी जो है वो आपसे रब्ता करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आवाम जो है वो अपनी मदद आपके तहत कुछ खुद ही अपना इंतजाम कर ले। नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होगी। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, मतलब फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और अब हम इस जो कि दुनिया बोल है इसको थोड़ा सा गोल करते हैं और इस गोल दुनिया के अंदर क्या क्या चल रहा है और जो चीज इस गोल दुनिया को सबसे ज्यादा कनेक्ट करती है वो है इंटरनेट। अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो पता नहीं कौन सी ऐसी शार्क मछली है जो कि हर वक्त तारे खा जाती है। तो आप जरा बताइए कि क्या चल रहा है। नाज़रीन को बताते हैं कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट की रफ्तार है उसकी सुस्त होने की वजह से ऑनलाइन काम करने वाले फ्रीलांसर्स ही नहीं बल्कि जो मुश्तरका प्लेटफॉर्म बनाकर रोजगार देने वाले बहुत सारे कॉल सेंटर्स और बैक ऑफिस का काम भी, उनका भी काम जो है वो ठप पड़ चुका है और अब बैक ऑफिस का सारा कारोबार बांग्लादेश, फिलिपाइन और दीगर ममालिक में मुंतकिल हो रहा है। और इसी सिलसिले में बात करने के लिए पाशा के रिप्रेजेंटेटिव मुदस्सिर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो हमारी वजीर मुमलिकत हैं शहज़ाद फातिमा ख्वाजा साहिबा, उन्होंने बताया है कि जी इंटरनेट पे दबाव तो VPN की तरफ से पड़ा है, तो फिर ये मसले मसाइल क्यों हो रहे हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल VPN जो है उसका मैं इससे पहले भी बड़ा जिक्र कर चुका हूँ कि VPN का जो दबाव है वो 10 से 15% से ज्यादा नहीं होता। ठीक है। इस टाइम पे ऑब्वियसली हमारे पास और भी रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा इंटरनेट स्लो है और इस इंटरनेट स्लो होने की वजह से जो इम्पैक्ट्स हमारे पे आ रहे हैं, चाहे वो हमारी रेमिटेंसेस की पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि जो मॉनेटरी साइड है जी, पर मेरे ख्याल में उससे ज्यादा जो हमारे पास कैटास्ट्रॉफिक इशू है वो एक रेपुटेशनल डैमेज है। जैसे कि फाइबर ने कर दिया है, हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया और हमारी आईडीज जो हैं बहुत सारी
उनको हटा दिया है वीपीएन यूज़ करने की वजह से, ऑब्वियसली क्योंकि वो कंट्री जो है वो मैच नहीं कर पा रहे थे हम। अच्छा ये बताइएगा कि आपने जिक्र किया कि ये 15%, 10 to 15% वीपीएन इसका रीज़न है, लेकिन और भी बहुत सी वजूहत हैं। क्या आप हाईलाइट कर सकते हैं चंद एक हमारे नाजरीन के लिए कि क्या वजूहत हैं? देखिए, जो अनऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे पास है वो फायरवॉल की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी है, क्योंकि अभी तक किसी भी इदारे ने एसोसिएशन पास ऑफिस के ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है। तो अगर हम इसको ऑन अ ब्रॉडर स्केल देखें, ठीक है जी, हम फायरवॉल की इम्प्लीमेंटेशन को भी देखते हैं, और फायरवॉल की इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चीज़ को बड़ा वाज़ेह कह चुके हैं कि एक डिजिटल वॉरफेयर के अंदर इस किस्म के वेपन्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज दिस एक्ट्स एज अ सिक्योरिटी सिस्टम फॉर यू। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन बुरी नहीं है, मगर जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रही है मेरे ख्याल में उसके ऊपर थोड़े से हमें रिजर्वेशन है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया सर कि वीपीएन से सिर्फ 10 to 15% ही इसका इफेक्ट हो रहा है, लेकिन वीपीएन तो बहुत पहले से यूज़ हो रहा है। अभी इन दिनों में ये नहीं कहा जा सकता कि अभी वीपीएन यूज़ होने लगा है तो जिसकी वजह से ये ज़्यादा सिचुएशन ऐसी बनी है। बिल्कुल बजा फरमाया आपने, और वीपीएन अभी भी कोई इतना ज्यादा कहते हैं ना कि ड्रामेटिकली इसका यूजेज नहीं है हमारे पास, क्योंकि देखें आपके पास इंटरनेट की एक्सेस कितने लोगों तक है, ठीक है। फिर उनमें से आप देखें कि कौन वो लोग हैं जिनको एक्चुअली वीपीएन के बारे में पता है, ठीक है। सो अभी भी आपकी वीपीएन की पेनिट्रेशन या उसका यूजेज जो है वो इतना हाई वॉल्यूम के ऊपर नहीं है जिसकी वजह से आपके पूरे मुल्क की ट्रैफिक बढ़ जाए। बिल्कुल। यानी इसका जो रीज़न आपने बताया कि फायरवॉल के लिए वजह से जो इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो रही है, शायद उसके सर्वर का कोई इशू हो सकता है, सर्वर की लिमिट का कोई मसला हो सकता है कि डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन का मसला है। कॉन्फ़िगरेशन इज द वर्ड फॉर इट, लेकिन हम सर्वर्स जो है वो जो फायरवॉल से इट्स बियॉन्ड फायरवॉल थिंग, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेसेस जो हैं उसके अंदर आई एम श्योर कि जो हर्डल्स हैं उसकी वजह से हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। अच्छा, ये कब तक ये मसाइल जो हैं वो रहेंगे, कब तक आप फेस कर सकते हैं? आपके पास कोई अपडेट है? और क्या ये चीज़ें बहाल होना शुरू हो रही हैं? क्योंकि हमें पता चला है कि बैक ऑफिसेज जो यहाँ पर काम कर रहे थे, अब जो क्लाइंट्स हैं वो अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं फिलिपाइन, जिसको सबसे बड़ा नेटवर्क फिलिपाइन के पास है अभी तक। अगर हम गलत हो तो प्लीज़ करेक्ट करते जाइएगा। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि फिलिपाइन, इंडिया, बांग्लादेश जो है वो ये 3 ऐसे जगहें हैं जहां पर अब बैक ऑफिसेस शिफ्ट कर रहे हैं क्लाइंट्स अपने। मैं इसके बाद थोड़ा सा टाइम जरूर लूंगा आपके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी। देखें, एक ग्लोबल कंपैरेटिव वर्ल्ड के अंदर आपके पास ये वाले आपके पास आप रिस्क अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना कनेक्टिविटी का। सही। जो हमने खुद विटनेस किया है एज एन एसोसिएशन, हमारे पास कंप्लेंट्स आई हैं, उसमें पाकिस्तान के अंदर टेली हेल्थ के ऊपर वी हैव वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज जो कि यूएस की 26 स्टेट्स के अंदर मोर देन 100 हॉस्पिटल्स को क्रिटिकल लाइंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। उनकी 4 एक्टिव लाइंस बंद हो गई, यानी कि तकरीबन 200 फोन्स बंद हो गए, ठीक है। ये एक कंप्लेन थी। उसके अलावा जो दूसरी कंप्लेन हमें ऑन स्पॉट रिसीव हुई है, पाकिस्तान के टियर 3 डेटा सेंटर के 4 घंटे बंद होने की वजह से बहरीन और सऊदी के अंदर ट्रकिंग और लाइव ट्रैकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी जो है उसके दोनों कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुए हैं। अच्छा, तो देखें, आपके साथ आपका एक मसला जो है यहाँ पे वो मॉनेटरी लॉस तो है ही है, मगर आप इस चीज को ऐसे भी देखें कि जो रेपुटेशनल डैमेज है, आइंदा ये बड़े कॉन्ट्रैक्ट से पाकिस्तान नहीं आएंगे। अभी आपको रेमिटेंस चाहिए, आपके बच्चों के रोजगार उस पर डिपेंडेंट है, आपकी ज़र मुबादला उसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपका फ्रीलांसर जो है वो वीपीएन क्यों यूज कर रहा है, उसको कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है। और जब वो वीपीएन कनेक्ट करता है पाकिस्तान से तो उसकी आईपी चेंज होती है यूएस पे, वो डिस्कनेक्ट होकर दोबारा आता है तो प्रॉब्ली वो नेदरलैंड जाता है, किसी और आईपी को कनेक्ट करता है। दैट क्रिएट्स अ प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ब्रीच फाइबर के या किसी भी सिस्टम के अंदर कि जी एक बंदा जो है वो 10 सेकंड के अंदर फ्लाई करके पाकिस्तान से यूएसए तो नेदरलैंड नहीं जाता। एग्जैक्टली, बॉट और पता नहीं क्या क्या चीज़ें फिर सामने आ जाती हैं। आपकी रेपुटेशन जो है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती है, और इस वक्त फाइबर और freelance.com जो है वहाँ पर तो पाकिस्तान के जितने भी यूज़र्स हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल शुरू हो चुके हैं। इसका हल मुदस्सिर साहब क्या देख रहे हैं आप? लेट्स से कि चलें फायरवॉल की अगर बात करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन का मसला है उसको भी अगर ठीक कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म में इसका हल क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि द डैमेज हैज बीन डन। जी, देखिए मैं ना इसके ऊपर
एक स्टेटमेंट बहुत वाज़ेह जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि हमें अभी इसकी एक्टिव कंडीशन के बारे में या इसकी पास्ट के ऊपर, रीसेंट पास्ट में जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है उसके ऊपर की ऑफिशियल स्टेटमेंट या एज कंपनीज या एसोसिएशन एज चेम्बर्स उस पूरे प्रोसेस में एतमाद भी नहीं दिया गया, उसमें इंक्लूड नहीं किया गया। तो उसकी करंट स्टेट या उसकी फ्यूचर स्टेट को प्रिडिक्ट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि, और आई एम श्योर कि अगर ये सही हो जाता है तो ये सही हो जाता है, और अगर ये कॉन्फ़िगरेशन या ये प्रॉब्लम्स अभी हमारे साथ एक्टिवली रहते हैं तो जिस तरह अभी इससे पहले भी हुकूमती ज़राए ने कहा था कि ये अभी 1 से 2 वीक्स लगेंगे इसको सेटल डाउन होने में। सो अभी जब तक एक वाज़े आपके सामने एक इमेज नहीं आती इसके ऊपर, तो इस पे किसी किस्म की भी प्रोडिक्शन देना किसी के लिए भी नामुमकिन होगा। बिल्कुल सर। अच्छा, दूसरी जानिब अगर हम अपने मुल्की हालात की बात करें तो ऑफ कोर्स महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि मतलब जो इनकम कमाने वाले हैं जो डेली बेसिस पर, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से फ्रीलांसर्स हैं उनका तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इन सब की वजह से। बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप, बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा और बड़ा संगीन किस्म का मसला है। उसकी बड़ी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर 4 से 5 लाख बच्चे हैं जो कि फ्रीलांसर्स हैं, और इन फ्रीलांसर्स की एक एवरेज जो इनकी जो सेल्स या इनके रेवेन्यूज हैं वो $150 से लेके कोई $700-800 या $1500 मैक्स के अंदर फॉल करते हैं। एक शायद 1 से 2% है जिसको हम कहते हैं कि जो $3000+ के अंदर है, लेकिन एक बड़ा नंबर है जिनके लिए ये बहुत क्रिटिकल है। ठीक है, आपका वो बच्चा जो अंदरून सिंध में बैठा है, जो गिलगित बल्तिस्तान में बैठा है, जो साउथ पंजाब में बैठा है, या जो पंजाब के इंटीरियर में बैठा हुआ है, पाकिस्तान के किसी भी खित्ते के अंदर है। ठीक है, अगर आप उससे इस किस्म की देखेंगे, लग्जरी नहीं है, इंटरनेट इज नो मोर अ लग्जरी फॉर यू, ये एक नेसेसिटी है आपके लिए। बिल्कुल। आप जब उससे ये नेसेसिटी दे देंगे, और ये वो नेसेसिटी है जिसके थ्रू वो अपने लिए रोटी रिस्क का एक रोजगार है, ऑब्वियस बिल्कुल उसका रोजगार वो है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने कितना बड़ा कितना क्या चाहिए कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी उस इंसान के लिए। हमारा मुदस्सिर साहब, ये बिल्कुल वही बात है कि आप किसी माजूर से उसकी अगर बैसाखी छीन लेंगे और फिर उससे कहेंगे कि चलो, तो वो चल नहीं पाएगा, लड़खड़ा के गिर जाएगा। और यही हाल इस वक्त हमारी फ्रीलांस जो इंडस्ट्री है उसके साथ हो रहा है। थैंक यू सो मच मुदस्सिर साहब, आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह वो आपसे राब्ता जरूर करेंगे अगर ये मसला इसी तरीके से कायम रहा तो। नाजरीन, एक वक्फा लेंगे क्योंकि वक्फा जरूरी है, आपका इंतजार रहेगा दुनिया बोल है में। सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आप खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और अब इस वक्त स्टूडियो में हमें एक बड़ी ज़बरदस्त और स्पेशल मेहमान ने जो है वो ज्वाइन कर लिया है। लेकिन उस मेहमान का तारुफ कराने से पहले अनम मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जो माशरा है ना, वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगने वाला माशरा है। अच्छा। भेड़ चाल जिसको कहते हैं ना, अफसोस के साथ। लेकिन हम जो चीज़, हमें एक चीज़ दिखा दी जाती है ना, ट्रक की बत्ती दिखा दी जाती है, हम सारे उसके पीछे पीछे दौड़ने लग जाते हैं। जैसे कि हमें कोई अगर अभी रिसेंटली हुआ, अरशद नदीम साहब जो है वो गोल्ड मेडल जीत कर आए, बहुत ज़बरदस्त बात है, बड़ी फख्र की बात है। और हम अब सिर्फ अरशद नदीम के पीछे, हर शो, हर इवेंट, गवर्नर साहब का इवेंट हो, वजीर आजम साहब का इवेंट हो, हर जगह वो इसके लायक भी हैं, अच्छी बात है। लेकिन अब इसके साथ साथ बाकी लोग भी हैं, बाकी लोग मौका मिलना चाहिए। ऐसा ही सीन है। तो आप बताइए कि आज कौन है? बिल्कुल, हीरो पाकिस्तान में आज आपकी मुलाकात एक ऐसे ही नौजवान से करवाएंगे जिसके सीने पर एक नहीं 2 बार कराटे नेशनल चैंपियनशिप के गोल्ड मेडल सजाए गए हैं। लेकिन आज अली वकास घर चलाने के लिए ऑनलाइन मोटरसाइकिल चलाते हैं और सवारी मिलने का इंतजार करते हैं। जी नाज़रीन, आपकी मुलाकात करवाते हैं इसी हीरो पाकिस्तानी से, अली वकास समा साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अली साहब? आप खैरियत से? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अली साहब, ये आपकी कहानी सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मामलात कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। जनाब, जिंदगी ने बहुत कुछ दिखा दिया। हाँ जी, छोटी सी उम्र में सब कुछ दिखा दिया। हाँ जी जी। तो ये ज़रा इस छोटी सी उम्र के अगर हम दौरानिए पर वापस जाएं तो क्या हुआ, क्या था? मतलब गोल्ड जीतने के बाद, यहाँ पर नेशनल चैंपियन बनने के बाद आपकी कोई इंटरनेशनल फाइट क्यों नहीं हुई? सर, इंटरनेशनल फाइट्स कुछ इस वजह से नहीं हुई कि वहाँ पर उस वक्त जो ना इंडिया के अंदर काफ़ी साउथ एशियन चैंपियनशिप हो रही थी। अच्छा। लेकिन उन्होंने पाबंदी लगा दी कि पाकिस्तान के प्लेयर्स नहीं खेल पाएंगे।
तो आपको पता है वैसे भी इवेंट जो है ना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल से अरेंज हो पाते हैं, जो स्पोर्ट्स के प्लेयर्स होते हैं। हाँ, जो इस तरह की स्पोर्ट्स होती हैं, इस वजह से हमें जो ना काफ़ी फिर 2-4 साल 5 साल का वेट करना, तो वो काफ़ी ज़्यादा, और उसके अंदर फिर हमारे फाइनेंशियल इश्यूज़ वो बहुत ज़्यादा मुझे जो ना रोक रहे थे इन सब चीज़ों के लिए। अच्छा, तो क्या फाइनेंशियल, मतलब आप तो जॉब कर रहे थे, सरकारी इदारे में जॉब कर रहे थे आप या किसी प्राइवेट इदारे में जॉब कर रहे थे? जी, वापडा मुझे स्टाइपेंड देता था। अच्छा, वो क्या था? इसके लिए 5000 रुपीज़ जो ना मुझे दिया जाता था मंथली। अच्छा, बस। और उसके ऊपर ही आपको अपनी सारी ट्रेनिंग भी करनी है, उसी में आपको अपना गुजारा भी करना है, घर भी चलाना है, ये सारी चीज़ें करनी है आपने वापडा के पैनल पर रहते हुए, और उसके आपको 5000 मिलते थे बस? जी जी। तो कोई मंथली इनकम नहीं थी आपकी अलग से? इसके अलावा मंथली इनकम नहीं थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो शौक था मुझे फिल्म मेकिंग का, तो उसके थ्रू जो ना मैं सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर गया और वहाँ से मैंने अपने आप को मोनेटाइज किया। एंड देन फिर मैंने अपना कराटे इंस्ट्रक्शन चैनल खोला था। अच्छा। तो वहाँ से कुछ थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती थी। अच्छा, आप ऑनलाइन कराटे सिखाते थे? जी, ऑनलाइन कराटे। कोविड के दिनों में तो काफ़ी अच्छा रहा होगा, क्योंकि लोग घर से निकलते ही नहीं थे। जी, ऑनलाइन जो है वो ऐसे जो है वो परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन अली भाई, मुझे बताएं, कराची में आपका ताल्लुक लियारी से, आपने बताया। जी जी। लियारी बड़ा पसमानदा इलाका है, हर शख्स जानता है ये, कि इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट लियारी में नहीं हो पाई है, कभी गैंग वॉर की वजह से नहीं हो पाई, तो कभी और बड़े मसाइल रहे हैं, पॉलिटिकली जो है वो बड़ा एक्टिव रहा है लियारी, और बड़ा नाम है लियारी का, बड़े बड़े टैलेंट जो है वहाँ से निकले हैं। एक और मूवी का ही जिक्र करें तो शाह मूवी आई थी, हमारे बॉक्सर जो थे वो भी जो है वो वहीं के, और बॉक्सिंग के अंदर भी बड़ा नाम है लियारी का, टैलेंट फुटबॉल के अंदर बड़ा नाम है, हर खेल के अंदर नाम है लियारी का, लेकिन फिर भी जो है वो वहाँ का टैलेंट इतना आगे नहीं बढ़ पाता है। शायद लोगों की सपोर्ट नहीं होती है, या क्या वजह क्या रहती है? सर, वजह ये है कि जब आपके साथ पेट लगा हो, आपके ऊपर परेशानियाँ हो, बिजली के बिल भरने हो, गैस का बिल भरना हो, पानी का बिल भरना हो, इलेक्ट्रिसिटी मौजूद ना हो 18-18 घंटे, तो आप अपने विजन से हट जाते हैं, और जो आपका पैशन है उसको छोड़ना पड़ता है। पैशन तब तक आपके साथ है जब तक आप जो ना वो एक लाओबाली उम्र के अंदर हैं, आपके ऊपर एक सरबरा है, और जब सरबरा गुजर जाता है तो फिर आपकी ऊपर जब घर की जिम्मेदारी आती है तो फिर आप टूट से जाते हैं। यानी इस मुकाबले में टैलेंट हार जाता है, ज़रूरत जीत जाती है। अच्छा, आपने वो मूवी जो बनाई है, फिल्म बनाई है, वो दलदल, वो लियारी बेस है, कोई रियल स्टोरी है? इट्स टोटली फिक्शन मूवी है ये पूरी। अच्छा। और इसके अंदर जो ना आपका पूरे कराची का एक सिनेरियो दिखाया गया है। अच्छा। और किस तरह से इसके अंदर जो ना गैंग्स जो होती हैं उनके अंदर की जो पॉलिटिकल मामलात होते हैं उनको दिखाया गया। अच्छा, गैंग वॉर है, गैंग वॉर। तो ये आपने प्रोड्यूस की है, डायरेक्ट की है, इसमें आपकी पार्टिसिपेशन क्या है? जी, मैंने इसको प्रोड्यूस की है, और टिल स्टार्ट जब से हम स्टोरी खुद ही लिखी है मेरी पूरी टीम ने। अच्छा। और लिखने से लेकर वो चाय के होटल पर बैठ के लिखना, छतों पे बैठ के लिखना, वही माहौल होता है, क्रिएटिव लोगों का माहौल वही है। सर, वो होटल जो ना बहुत ही शोर शराबे वाला था, ली मार्केट के होटल पे बैठे हुए थे, और वहाँ पे हमने बैठ के इसको लिखा, और फिर हम जो ना लिखने के बाद लिख तो दिया, बनाए कैसे, ये सबसे बड़ी परेशानी। तो ढूंढते एक फाइनेंसर मिले मुझे, हबीब हसन सर, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आप जो ना इसके ऊपर काम करें, चले मैं आप लोगों को टुकड़ों में 20,000 10,000 देता रहूँगा। अच्छा। तो हम लोगों ने भाई, हमारे साथ माशाल्लाह जो टीम जुड़ी, जो एक्टर्स जुड़े, वो ऐसे एक्टर्स के, उन्होंने सुबह हम जब शूट पर जाते थे और रात को 2-2 बजे घर आते थे तो बीच में पानी भी नहीं मांगते थे कि अरे भाई पानी पिला दो। सलीम महराज उसके अंदर थे, और एक दो और भी बड़े नाम हैं साथ आपके, भी हमने देखे जो क्लिप्स नजर आए उसके अंदर, तो वाकई ब्रिलियंट एक्टर और बेहतरीन इंसान भी साबित हुए। अच्छा, किस बजट के अंदर ये फिल्म तैयार हुई थी, और क्या अर्निंग इसकी हुई, जो आपने बताया कि जी आपको तो इसमें धोखा मिला, कोई पैसे तो मिले नहीं? सर, मेरी मालूमात के मुताबिक ये फिल्म जो है 10 लाख से कम में बनी, वो तो मेरी अपनी मालूमात है। तो आपने खुद उसके अलावा जो मुझे मालूम हुआ है वो पेमेंट जो ना 40 लाख रुपीस तक हमने कमाए हैं। अच्छा जी। ब्रेक इवन के बाद 40 लाख रुपीस आए हैं, यानी वो 10 लाख निकाल के 50 लाख का बिजनेस फिल्म ने किया है। जी, ऐसा कुछ तो नहीं। ये मालूमात आपके पास? ये मालूमात है। तो यार क्या मतलब, कोई आपने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई वकील शकील करके आप बंदा कोई केस कर देता है? वकालत में अगर जाएंगे तो जितने लगने थे उससे ज्यादा तो वहाँ पर भी मांग रहे हैं, काफी चीजें। और मेरे हालात आपके सामने, मैं खुद बाइकियाँ चला रहा हूँ, और 100-200 रुपए कमाने वाला बंदा कहाँ लाखों की बात। अच्छा, आपकी ये जो मूवी थी वो यूट्यूब पर थी या फिर? नहीं, ये फिल्म सिनेमा की फिल्म है। इसका हमने प्रीमियर किया था आर्ट्स काउंसिल में पाकिस्तान, और उसके बाद हमने इसको सिनेमा में रिलीज किया। ये सिनेमा की कब की बात है? ये 28 जून को ये सिनेमा रिलीज हुई थी, और प्रीमियर इसका 8 जून को था। अच्छा, रिसेंट। हाँ जी। और अब ये खैर अब तो एमिरेट्स एयरलाइन के लिए ये आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। जी, मुझे पता चला, एक दोस्त ने मुझे बताया कि आप हवाओं में उड़ रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो बहुत ही डाउन टू अर्थ बंदा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप तो एमिरेट्स में आ रहे हैं। तो मेरा रिएक्शन कुछ इस तरह था कि मैं क्या हंसूं या रोऊं। तो उसकी भी रॉयल्टी आपको नहीं मिली है? नहीं, मतलब डेफिनेटली वहाँ पर तो रॉयल्टी का सीन होता है एमिरेट्स में, तो वो भी आपको नहीं मिला? नहीं, हमें जो रॉयल्टी बताएगी वो हमें दे दी। अच्छा, हाँ। तो कितनी? एक बंदे के हिस्से में 20,000 रुपीज़ तक कुछ आया। तो कितने बंदे थे?
कुछ उधार था और कुछ तकरीबन 1 लाख रुपीज़ हमें दिए गए। अच्छा, तो नहीं खैर ये तो खासी कम रकम जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। 1 लाख रुपए में तो कितने बनते हैं? 1200 दरम बनते हैं। 1200 दरम वाले तो एमिरेट्स वाले नहीं हैं, इतना तो हम भी जानते हैं। बहरहाल चलें, अब क्या ही किया जा सकता है। मुझे बताइए, कराटे आपने बिल्कुल छोड़ दिया है या दिल बर्दाश्ता हो गए? क्या मसला क्या हुआ इसके साथ? नहीं सर, मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि अपने क्लब एक खोलूँ और अपने जैसा टैलेंट जो है ना वो दोबारा प्रोड्यूस करूँ, क्योंकि मैं वो प्लेयर हूँ जो पाकिस्तान में टॉप 10 में था और मुझे काता जो डेमोस्ट्रेशन फाइट होती है कराटे की, जो जान होती है, उस पर बड़ा अबूर हासिल था। जब पाकिस्तान अपना जापान कॉन्सर्ट के अंदर जो हमारे 8 टाइम वर्ल्ड चैंपियन थे जापानी, वो आए थे, तो उन्होंने मुझे पॉइंट आउट करके बाहर निकाला था। 50-60 लड़के थे, ऑल ओवर पाकिस्तान से आए थे, तो उन्होंने कहा था अपनी इंग्लिश में कि दिस इज़ कराटे। ओके। तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं 2 साल बाद वापस आऊंगा, तुम कुछ करके दिखाना। अच्छा, कराटे में तो बेल्ट्स होते हैं ना, ब्लू बेल्ट, ब्राउन बेल्ट, आप कौन सा बेल्ट जो है वो? जी, ब्लैक बेल्ट होने के बाद उसके बाद उसकी कैटेगरीज स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट डान, सेकंड डान, ऐसे 10 डान तक होता है, तो मैं सेकंड डान। अच्छा, अभी जो आपका जो रोजगार है, हमने देखा कि आप बाइकिया चला रहे हैं, तो किस तरह से गुजारा हो रहा है आपका? किस तरह से ये सब चीज़ें चल रही हैं इतनी महंगाई के दौर में? मुश्किल सवाल पूछ लिया ये, बस हालात बहुत ही ख़राब हैं। अब मैं कैसे आपसे डिस्कस करता हूँ? इन्हें अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ये कि ऐसा है कि मैं कभी कभी मेरे बच्चे अभी जो ना उनकी पैदाइश हुई, तो उनके लिए भी मैं लोगों से पैसे मांग रहा था, पैसे नहीं थे मेरे पास। और अभी रिसेंटली मेरे बेटे ने, मेरी बेगम जो ना वो घर आ रही थी, मैके जा रही, उन्होंने बोला चले मैके चलें। तो मैंने बोला क्यों? बोला वो दूध मांगेगा बच्चा। तो ये बात मेरे 4 दिन हो गए इस बात को, मैं बहुत परेशान हूँ इस बात को लेके कि मेरे बेटे को 50 रुपए का दूध नहीं है पिलाने के लिए। और मैं अपने मैके या मैं ससुराल जा रहा हूँ कि मेरे ससुर जो है ना वो मेरे बच्चों को अगर 50 रुपए का दूध तक। तो बाइकिया से डेली इतनी इनकम नहीं है आपकी? अली वकास साहब, यही मसला है हमारा, ये अलमिया है कि हम अपने हीरो को जो है वो पहचानते नहीं। नाजरीन, मेरी आपसे गुजारिश यही है कि आप इनकी मूवी यूट्यूब के ऊपर भी देखें, इनको फॉलो करें, इनका कराटे का चैनल है उसको ज़रूर देखें, उसे भी फॉलो करें। ये सारी डिटेल्स जो हैं वो आप फॉलो करें ताकि इन्हें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इनकम सपोर्ट ज़रूर हो। और एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपसे मुलाकात है। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और अब बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट लवर्स का मुल्क है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो क्रिकेट को इतना फरोग नहीं दिया जाता, स्पेशली अगर हम वुमेन्स क्रिकेट की बात करें आनम, और वुमेन क्रिकेट की बात हो रही है तो मैं चाहूंगा टेक द लीड। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ क्रिकेट में सिन्फ़े नाजुक को वो सताइश, वो सपोर्ट कभी नहीं मिली जो मेल यानी मर्दों की क्रिकेट टीम्स को मिली है। शायद इसकी वजह ये भी है कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने शाद और नादिर ही कोई काबिल ज़िक्र परफॉर्मेंस दी है, लेकिन टीम तो है ना। अलबत्ता इस वक्त हमारे पास न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान की ख़वातीन क्रिकेट टीम पर तारीख में पहली बार किसी ने एक अदद किताब लिख दी है, और ये कारनामा किसी पाकिस्तानी मुसन्निफ के हिस्से में आने के बजाय भारतीय राइटर के हिस्से में आया है। जनाब का नाम है आयुष पुत्रान और उनकी किताब का नाम है इनवेकिंग जज्बा। और नाम से जाहिर है कि किताब में क्या कुछ तहरीर होगा, लेकिन किताब की डिटेल्स के लिए हम अभी आपकी मुलाकात उनसे करवाएंगे, लेकिन उससे पहले उनका तारुफ करवा देते हैं। आयुष पुत्रन मुंबई में मुकीम सहाफ़ी हैं, राइटर हैं और दस्तावेज़ी फिल्मसाज भी हैं। तकरीबन 10 साल से वो ख़वातीन के क्रिकेट मैचेस की कवरेज करते हैं और भारत में तो उन्हें ख़वातीन की क्रिकेट जर्नलिज्म की दुनिया में एक नुमाया आवाज़ भी समझा जाता है। क्योंकि उन्होंने हमारी ख़वातीन क्रिकेट टीम पर एक किताब लिख दी है, तो हमने उन्हें आज जल्दी से कैच कर लिया है ताकि उनसे इस किताब के बारे में मज़ीद तफसीलात जान सकें। बिल्कुल जी, वेलकम टू द शो आयुष पुत्रन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। कैसे हैं सर? सबसे पहले तो ये बताएं, पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी आपको अभी तक कैसी लग रही है? खाना पीना चल रहा है मज़ेदार? लाहौर में बहुत अच्छा चला, कराची में अब तक एक्सप्लोर करना बाकी है, तो अच्छा। शायद आज कर लूँ। ज़बरदस्त, बेस्ट ऑफ लक, आज कीजिएगा। अच्छा ये बताइए कि आपने ये जो किताब लिखी वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर, पहले तो ज़रा इसकी कुछ बैक हिस्ट्री जो है वो हमें बताइए। वुमेन्स क्रिकेट ही क्यों, कैसे आइडिया है आपको पाकिस्तानी वुमेन्स टीम के ऊपर जो आपने किताब लिखी है, तो क्या किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया किताब लिखने पे?
फर्स्टली मैं वुमेन्स क्रिकेट पे लिखता आ रहा हूँ काफ़ी टाइम से, तो पाकिस्तान तक तो मैं काफ़ी लेट पहुंचा। मैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, ये उसकी शुरुआत कैसे हुई, मैं यही जानना चाह रहा हूँ। शुरुआत हुई वुमेन्स क्रिकेट कि मैं पहले बार जब बात करना शुरू किया, मैंने 4 क्रिकेटर्स से बात की, बिस्मा मारूफ, निदा डार, कायनात इम्तियाज और नाहिदा खान। ठीक है। और जब मैं उन पे रिसर्च करने गया तब पता चला कि उनके बारे में कोई लिटरेचर अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा। तो जब बाबर आजम पे 10, 100, 1000 लोग लिखने वाले लोग होते हैं, बिस्मा मारूफ जो 18 साल खेल चुकी है पाकिस्तान के लिए, उनके क्रिकेट के बारे में लिखने वाला ज़्यादा कोई था नहीं। फिर जब मैं जाकर उनसे बात की तब निदा डाल से पता चला, जब वो खेल रही थी वो अपने भाई से छुपकर खेल रही थी, जब नाहिदा खान खेल रही थी वो अपने नेबर्स से छुपकर खेल रही थी। उन्होंने 7 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, उनके नेबर्स को पता भी नहीं था इस बात की, जानकारी भी नहीं थी। तो ये बड़ा फैसिनेटिंग लगा, तो मैं एक एक लेवल पर एक्सप्लोर करता गया। बट मोर देन एनीथिंग एल्स, उनकी क्रिकेट का जो डॉक्यूमेंटेशन है, आज के दिन उसके पहले कुछ अवेलेबल था नहीं, तो मैं सोचा कि वही डॉक्यूमेंट कर लूँ। एंड उससे रीजंस भी मिलना शुरू होता है कि ये टीम इतनी हार क्यों रही थी, उनके बैक स्टोरीज क्या थे, उनके स्ट्रगल्स क्या थे, उनकी फाइट क्या थी, सबकी अपनी अपनी जर्नी थी, वो क्या थी, वही चीज़ को मैंने डॉक्यूमेंट किया है। तो आपको क्या रीजन सबके पीछे? बहुत कुछ है। फर्स्ट एक तो सोसाइटल रीजंस है, जिसमें फर्स्ट लेवल ऑफ ये हिंड्रेंस आता है कि फैमिली से परमिशन लगती है। ये सारे देशों में नहीं लगती है कि मुल्कों में कि आपको खेलना है तो परमिशन लेना होगा। सब कॉन्टिनेंट की बात, ये सब कॉन्टिनेंट की बात है। एग्जैक्टली। हाँ, मैं यही बात करने वाली थी कि इंडिया में भी तो यही माइंडसेट है कहीं ना कहीं पाकिस्तान में। यस, पर इंडिया में अगर आप नेशनल लेवल क्रिकेटर्स से बात करो जो इंडिया के लिए खेलते हैं, वो यही बताएंगे कि मेरे पापा चाहते थे, उनको पसंद था, मेरे भाई को पसंद था, इसलिए मैं खेला करते थे। इस फैमिली की सपोर्ट थी, इसलिए वो स्पोर्ट्स में ड्रैग हुए इन द फर्स्ट प्लेस। वो सबकी कहानी वैसे ही मिलेगी इंडिया में मोर और लेस। तो ये डिफरेंस था एक इंडिया और पाकिस्तान में, क्योंकि इंडिया में तो मैं स्टोरी जानता था, ऐसा स्टोरी है, तो मैंने अज्यूम किया था पाकिस्तान में भी सेम होगा। तो जब वो थोड़ा डिफरेंट था तब मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी जगा। सेकंड होता है कि ये इंडिया की भी बात है कि स्ट्रीट्स में आप इतने लोगों को क्रिकेट खेलते हुए देखते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। कभी आपने 4-5 लड़कियों को साथ में खेलते हुए देखा है क्रिकेट? कभी नहीं। ऐसे ओपन स्पेसेस आर नॉट एक्सेसिबल टू वुमेन टू प्ले। एग्जैक्टली। तो ये एक दूसरा हिंड्रेंस आता है। थर्ड, स्ट्रक्चरल इशू आता है कि उतने अकेडमीज नहीं, उतने क्लब्स नहीं है, जहाँ पर स्कूल्स कॉलेजेस में वुमेन के लिए उतना ये नहीं है कंपटीशन के वो साल भर खेलते रहे क्रिकेट। तो वो थर्ड है। फोर्थ, आप देखोगे पे वाइज आज के दिन में आउट ऑफ द 9 टॉप कंट्रीज इन द वर्ल्ड, पाकिस्तानी प्लेयर्स आर द वर्स्ट पेड एथलीट्स। इवन दो वो 4th रिचेस्ट बोर्ड है दुनिया के, उनके एथलीट्स आर द 9th वर्स्ट पेड। सेकेंडली उनको जो गेम टाइम भी मिलता है वो सबसे कम मिलता है। तो इनवेरिएबली आप रियलाइज करोगे कि ये टीम थोड़ी हारती रहती है। उसके बहुत ये सारे प्रेशर्स हैं, फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं, सोशल प्रेशर्स हैं, फैमिली प्रेशर्स हैं, ये सारे प्रेशर्स। और उस तरह से प्रैक्टिस भी नहीं आई थिंक कर सकते, क्योंकि जिस तरह से उतना गेम टाइम ही नहीं है। बाकी इंडिया में आप खेलोगे, एक 16 साल की लड़की को आज के दिन मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी एक टैलेंटेड लड़की को मिल सकता है अराउंड 80 गेम। पाकिस्तान में अगर सब लेवल में खेले, सब सीनियर साइड में भी खेल ले, डोमेस्टिक लेवल पे उन्हें बस 40 गेम मिलते हैं। ओके। तो वो डिफरेंस क्रिएट करता है। आपको गेम टाइम कम है, आपके पास पैसे कम है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हो तो वो उसमें इन्वेस्ट किए जाते हैं, ट्रेनिंग में, न्यूट्रिशन में, बेटर कोचिंग में, जो यहाँ नहीं मिल पाता। अच्छा, ये बताइएगा आयुष के आपने जब ये किताब ये सारी चीज़ें आपने नोट की कि भाई ये मसाइल आ रहे हैं, ये इनका कोई हल आपकी नज़र में आया कि भाई इसको किस तरीके से, क्योंकि आपकी इन सबसे बात भी हुई है, आपने बताया कि आप इन डीप डिस्कशंस जो हैं वो सब हुए और फिर जाकर के आपने किताब लिखी, तो जाहिर सी बात है आपके सामने उन्होंने ये भी बताया होंगे कि अगर ये चीज़ हो जाए तो हम इस चीज़ को जो है वो कम कर सकते हैं। तो क्या आपने सोचा? ये मैंने तो स्टोरी के तौर से लिया, एक मेजर इशू है, ये ग्लोबल लेवल पे भी हम बात करते हैं। आपने तकरीबन तमाम खवातीन के क्रिकेट टीम के ऊपर लिखा है, तो क्या आपने मेजर खुद क्या गेस किया, क्या जज किया? ये सब इश्यूज है, पर प्रॉब्लम यही होता है कि हम ये स्टोरी के तौर पे देखा गया था। अब ग्लोबल लेवल पे देखे सारे कंट्रीज के पास रिसर्च पेपर्स अवेलेबल है कि इश्यूज क्या है, बैरियर्स टू एंट्री क्या है, रीजंस फॉर एग्जिट क्या है। ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण पीसीबी पे भी जब डिसीजंस लिए जाते हैं सब ऐसे डिसीजंस होंगे कि मन से मुझे क्या लग रहा है ये प्रॉब्लम है तो शायद इसका ये सोल्यूशन हो सकता है। इस पे कोई साइंटिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है कि जिसको देखकर आप अकॉर्डिंगली सोल्यूशंस फॉर्म कर सके। तो अभी भी वो रिसर्च पेपर की जरूरत है। ऊपर से तो सबको रीजंस पता है कि सोशल इश्यूज है, साइंटिफिक डाटा नहीं है, लेकिन हाँ हमारे डाटा साइंटिस्ट जिसका कोई ना कोई जो है वो हल जरूर निकाल लेंगे। चलिए बताइए आयुष के पाकिस्तान पहली बार तब आ रहे? यस। इंडिया में कहाँ से?
बॉम्बे में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, बैंगलोर में रह रहा हूँ पिछले 8-9 साल। बॉम्बे आपने यूज किया, मुंबई नहीं किया, यानी काफी पहले आप बॉम्बे में रहते थे। बिफोर इट बिकेम मुंबई में। Yes, तो आपको पाकिस्तान का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे अब तक वो फील हुआ नहीं है कि मैं दूसरे देश में हूँ। Exactly. अच्छा। अब तक ऐसे ही लग रहा है कि ये इंडिया का ही कोई दूसरा हिस्सा। इंडिया में इतने पार्ट्स हो जाते हैं, अब तक वो फीलिंग नहीं आई। लैंग्वेज सेम है, खाना मोर और लेस सेम है, तौर तरीके सेम है, लोग तकरीबन सेम हैं। लाहौर से आप होकर आ रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन सेम है। Exactly. आपको दिल्ली का चांदनी चौक जो है वो लाहौर के भाटी गेट पे मिल गया होगा। मुझे लाहौर में था, मुझे लगा मैं दिल्ली में ही हूँ, मुझे कुछ ज्यादा फर्क लगा नहीं। कोई फर्क नहीं, यहाँ पर किला भी मौजूद है सर, वहाँ लाल है या शाही है, तो दोनों चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इतना डिफरेंस आए। अच्छा आयुष, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि आप इंडिया से यहाँ पर आए, हमारे लोग इंडिया नहीं जाते हैं क्योंकि वीज़े का बड़ा इशू हो जाता है। आप यहाँ पर आए हैं, कोई आपको अच्छा टीम भी नहीं आती है इंडिया की ना, यहाँ पर अभी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी मसले मसाइल हो रहे हैं। हम नहीं चाहते कि वापस जाके आपको भी कोई जो है वो बैकलैश फेस करना पड़े, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि क्या अगर आपको यहाँ पर कोई सिक्योरिटी इशूज़ या घूमने फिरने में कोई मसला हो रहा हो, कि किसी को पता चले कि भाई आप इंडिया से हैं, या ये किसी ने कोई आपको ऑफेंड किया हो, थ्रेट, कोई ऐसी चीज़ आपको फील हुई हो कि नहीं यार मुझे नहीं आना चाहिए था पाकिस्तान? नहीं, वैसा तो फील नहीं हुआ है कि मतलब घूमने फिरने में तो कोई सिक्योरिटी इश्यूज नहीं हुए। हाँ जी। सब बाजारों में, मार्केट में आराम से घूमा हूँ, चिल कर रहे हैं। जिनको पता चला है मैं इंडिया से, सब आकर खुशी खुशी से बात कर रहे हैं सब। बहुत वार्म रिसेप्शन रहा है, तो थ्रेट ऐसा फील तो कभी नहीं हुआ। आई डिडंट फील कि मैं वो दूसरे देश में हूँ, उसकी इशू नहीं रही है। पर हाँ, बाकी ठीक है, दोस्त काफ़ी बन गए नए। हाँ, दोस्त बन गए नए, चलें अच्छी बात है भाई, नए दोस्त भी आपने बना लिए हैं। और अच्छी बात ये भी है कि अब हम ये चाहते हैं, हमारी जो आवाम है ना वो चाहती है कि भाई मेल मिलाप जो है वो चलता रहे, बनती रहे ये बातें। आपका अब इंडिया जो है वो टीम जो है वो अपनी भेजता नहीं खेलने के लिए। एशिया कप में भी यही हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही हुआ। तो हम तो यही कोशिश करते हैं कि भाई हमारी सिक्योरिटी तो पूरी तैयार है, आपके लिए जो है वो हम हाजिर हैं, जान हाजिर है जी। और क्या चाहिए आपको, तुसी दसो और की चाहिए था तैनू, तो हम तो सिक्योरिटी के लिए जान हाजिर कर देंगे, फ्रंट लाइन पे खड़े हो जाएंगे, हम कैमरा लेके आगे खड़े रहेंगे, सर आप पीछे पीछे चलते हुए आइएगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट, कोई टेंशन ही नहीं है। तो मसले मसाइल ऐसे कुछ सच है नहीं। अच्छा, किताब जो है वो आपकी पब्लिश हो गई है, इंटरनेशनली पब्लिश हो गई है इस वक्त, और ऑनलाइन अवेलेबल है? और ये तो 2 साल पहले पब्लिश हो चुकी थी। नहीं, यूके में ऑनलाइन भी है, सब जगह ऑनलाइन अमेज़न पे अवेलेबल है। हाँ, ये 2 साल से थी, पाकिस्तान में लेट आया। अच्छा, 2 साल में अब हुई है। इंडिया में 2 साल पहले आ चुका था, यूके में 2 साल पहले आ चुका था। वाह, ये हमारी किताब हमें ही 2 साल बाद। पाकिस्तान में किसी ने इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं। तो ये अब 2 साल बाद इंटरेस्ट मिला हमारी तरफ से आपको? हाँ। और फिर आप यहाँ पर आए। भैया हमारी खवातीन पे आपने नजर क्यों रखी हुई थी 2 साल से, ये बताएं पहले तो। मैं तो 2019 से लिखे जा रहा था। 2019 से नजर रखी हुई है आपने यार हमारी खवातीन पे? इतना ट्रैक कर रहा हूँ। अच्छा, आप लोग ही नहीं देख रहे हो उनके क्रिकेट को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप यार, ये एक अलमिया है। तो कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको? बहुत बढ़िया, मतलब मैं ये चाहता था, बिकॉज इंडिया में, यूके में पब्लिक का वो इंटरेस्ट नहीं है, मतलब उस लेवल तक जानने के लिए। तो हमें बहुत प्रमोट करना पड़ा था उस किताब को इंडिया में, और बहुत मेहनत लगी थी इंडियन पब्लिशर से जिन्होंने वो पुश किया था इस स्टोरी को। और फिर वो पाकिस्तान में देयर इज अ नेचुरल ऑडियंस दैट इज कमिंग, जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस सब्जेक्ट में। एंड आई विश कि उसी तरह से जिस तरीके से इंडियन पब्लिशर्स ने प्रमोट किया, काश पाकिस्तान के भी कर पाए। आपने जिक्र किया था कि आपने अदब फेस्टिवल में भी थी, वहाँ पर भी आप गए थे, वहाँ पर भी आपने प्रमोट किया था अपनी बुक? पर वो थोड़ा लास्ट मिनट था तो इतनी ऑडियंस आई नहीं, पर अच्छा, वहाँ पर भी था, अदब फेस्टिवल में था, आगा खान यूनिवर्सिटी में गया था मैं कल। तो हाँ, तो कराची, लाहौर, कराची में 2 इवेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। अच्छा, 2 हो चुके हैं। अभी कितने लाइनअप है आपके इवेंट? वो आते रहते हैं। अच्छा, आते रहते हैं, ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं। कितने दिनों का स्टे अभी है आपका? अब और मैं 3-4 दिन हुए। 3-4 दिन आप हैं, तो बस फिर तो आप बंस रोड का चक्कर लगाएं, बोर्ड बेसन का चक्कर लगाएं, क्योंकि आपने बताया हमें ऑफ कैमरा कि आपको स्ट्रीट फूड यहाँ का अभी तक नहीं मिला है। तो आप किस किस्म का स्ट्रीट फूड जरा हम रेकमेंड करते हैं ना आपको, आपने हमारे लिए किताब लिखी है इतनी अच्छी, तो हम आपको रेकमेंड भी करते हैं। किताब मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, लेकिन जो मैंने उसके की नोट्स लिए हैं उससे मुझे यही आइडिया हुआ है कि हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम जो है उनकी प्रॉब्लम्स उसके अंदर हाईलाइटेड है, तो अब उन्हें रिजॉल्व किया जा सकता है। उन प्रॉब्लम्स को देख के मैं डेफिनेटली पढ़ूंगा जरूर, और डाउनलोड कर लूंगा मैं अमेज़न से, क्योंकि आप लाए नहीं है गिफ्ट करने के लिए, वरना मैं आपसे मुझे खुद को दिया नहीं गया अब तक किताब, मेरी खुद की किताब मेरे हाथ में नहीं है। ओके, बस सही है, तो फिर यू हैव टू बाय इट। यस, आई हैव टू बाय माय ओन बुक। ओके, नो प्रॉब्लम, दैट्स ग्रेट, रॉयल्टी आप ही की है। नहीं, यूजुअली नहीं होता है, यूजुअली पब्लिशर्स देते हैं ऑथर्स को, मैं थोड़ा मांग कर अब परेशान हो। चले, कोई मसला नहीं है, हम डाउनलोड कर लेंगे खुद ही। इंडिया के भी बारे में कुछ बताएं, वहाँ के फूड के बारे में, क्या क्या करते हैं वहाँ पर?
बहुत वाइड वैरायटी, और ये मैंने थोड़ी पिछले साल जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी आए थे उनसे भी बात की थी कि आपको क्या फ़र्क महसूस होता है। वो बस उतना बोले हैं कि वेजिटेरियन वैरायटीज इंडिया में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आकर मीट आपको ज़्यादा टेस्टी मिलेगा, वहाँ पर वेजिटेरियन ज़्यादा है और वैरायटीज ज़्यादा है, तो हाँ वो डिफरेंस है आई गेस। यहाँ पे मीट ज़्यादा टेस्टी मिलेगा आपको शायद। अच्छा। जितना तक मैं लाहौर में ट्राई कर चुका हूँ, कराची अभी तक। अच्छा, लाहौर में क्या क्या आपने? बहुत चने खाए फर्स्टली। बहुत चना बहुत कुछ। आर यू वेज नॉन वेज? नॉन वेज। नॉन वेज है तो फिर आपने चने खाए, कबाब खाए, और अब तक का टेस्टीएस्ट मलाई कबाब मैं खाया हूँ कहीं कुकूज डेन में गया था। ओह कुकूज डेन, हाँ, शाही मस्जिद के सामने। क्या बात है। और फिर वहाँ पे तवा चिकन इज द मोस्ट। और एक नान दिया था जो इंडिया में शायद नहीं मिलता था नान। नहीं नॉर्मल तो था वो, उसमें अंडे और दूध मिलाकर दिए। अच्छा, वो मिल्क वाला नान आपने खाया, जबरदस्त। अच्छा मुझे बताएं, आप आयुष स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आपके पास इनसाइट्स भी होती हैं। हमारे पास जो भी आते हैं हम अपनी टीम की तो इनसाइट्स ले लेते हैं। क्या इशू है चैंपियंस ट्रॉफी में? इंडियन टीम आने से मना कर रही है, पॉलिटिकल प्रेशर है या टीम के खिलाड़ी जो है इनसिक्योर फील करते हैं? वजह क्या है? क्योंकि 2008 में हमने होस्ट किया था उन्हें एशिया कप के लिए। आई वॉज देयर, आई वॉज द पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट इवेंट फॉर देम। तो बड़े खुश थे, यूवी, धोनी, ये लोग सब वहाँ पर मौजूद थे। दे वर एंजॉयिंग, मतलब वो जैसे अभी आप मुझसे पूछ रहे हैं स्ट्रीट फूड का, लिटरली युवराज ने जो है वो हमसे पूछा था कि यार मुझे बताओ मुझे कबाब कहाँ मिलेंगे, आई वुड लव टू ईट कबाब। तो हम उन्हें कबाब बता रहे थे कि जी यहाँ बंस रोड चले जाएं, इधर मिलेंगे धागा कबाब, फ्राई कबाब, ये वो। तो वो बड़ा एंजॉय करते हैं। फिर क्या वजह है कि क्यों नहीं आ रहे चैंपियंस ट्रॉफी? आई डोंट थिंक प्लेयर्स ने कभी कुछ कहा। इवन इनफैक्ट रोहित शर्मा ने तो बोला भी है कि उनको खेलना है पाकिस्तान। जी ऐसे ही है। तो आई डोंट थिंक ये प्लेयर्स का इशू है या इवन बोर्ड का इशू है। आई डोंट थिंक बोर्ड का भी इशू है। नहीं, अगर गवर्नमेंट गो अहेड दे देगी वो आ जाएंगे, नहीं देगी तो नहीं आएंगे। तो उनका तो आई थिंक सिंपल ये है, वो आई थिंक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल का कुछ ये है। जवाब से आपके अंदाजा हो गया, आपने वापस जाना है वहां। बियॉन्ड नहीं, व्हिच इज बियॉन्ड प्लेयर्स, व्हिच इज बियॉन्ड द बोर्ड आल्सो। सिक्योरिटी क्लियरेंस यानी पॉलिटिकल इशू उन्होंने बना लिया है। वो कौन उस लेवल पे कौन क्या देखता है क्या नहीं देखता है वो तो हमसे, क्योंकि आईसीसी ने तो रेकमेंड किया है वेन्यू। आईसीसी के पास तो सिक्योरिटी क्लियरेंस है और वो बाकी कंट्रीज को भी भेज रहे हैं। हाँ, इनफैक्ट अब तक इंडिया ने ये नहीं बोला है कि वो नहीं आ रहे। नहीं, अब तक इंडिया ने ये नहीं बोला है कि वो आ रहे हैं। हाँ, ये भी तो फर्क है ना, देयर इज अ डिफरेंस। उन्होंने ये नहीं बोला है कि वो आ रहे हैं। जैसे एशिया कप में हुआ था, उन्होंने कह दिया था कि वो नहीं आ रहे हैं। और वो चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक कहा नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी पे भी हाइब्रिड की तरफ जा रहे हैं ना, वो रिकमेंडेशन तो हाइब्रिड की है। नहीं, हाइब्रिड की रिकमेंडेशन नहीं है, वो एक कंटिजेंसी फंड रखा गया है जस्ट इन केस कि कल को नहीं बोल दे तो कंटिजेंसी फंड यूज किया जा सकता है। हाँ, तो ना बोला नहीं है, ना ही हाइब्रिड के लिए कुछ तैयारी हुई है। मसला ये है कि ना बोल दे तो एक तरफ वो मामला समझ में आता है, फिर हम हाइब्रिड की तरफ जाए, लेकिन हाँ नहीं बोल पा रहे हैं। खैर चलें, आई विश के वो हाँ बोल दें, जाहिर सी बात है। आप भी यहाँ पर बैठ के इतनी ज्यादा ओपनली अपनी ख्वाहिशात नहीं बता सकते। नहीं, देखो दो चीज है, क्रिकेटर्स खुद बोल रहे हैं उनको खेलना है। बिल्कुल बोल रहे हैं। अच्छा, हमेशा बोलते हैं? हाँ, हमेशा बोलते हैं। क्रिकेटर्स हमेशा बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं। और जब तक इंडिया, जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, रेटिंग एक ही चीज बताती है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है। लोग तो देख रहे हैं, क्रिकेटर्स खेलना चाह रहे हैं, तो वो सब बातें तो सिंपल है। इंटरनेशनल इवेंट में विद इन 3 to 4 आवर्स जो है वो स्टेडियम सेल आउट होता है। बिल्कुल, और सोल्ड आउट हो जाता है। और खुद टीम भी एंजॉय करती है जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है। बोलने वाली बात नहीं। अच्छा आयुष, पाकिस्तान से आपका फेवरेट प्लेयर कौन है मेंस क्रिकेट की अगर बात करें? मेंस क्रिकेट में मैं थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड हूँ नसीम शाह और शाहीन शाह के बीच। अच्छा, यानी बॉलर आपके फेवरेट है? बैट्समैन आपको? बैटर्स तो इंडिया में है हमारे पास, और टॉप लाइन बैटर्स हैं, विराट कोहली। ऐसे बॉलर्स नसीम शाह और शाहीन ये नहीं मिल रहा है। नहीं, वो भी है, बुमराह है, शमी है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है बुमराह, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो है वो आपको यस लाइन है, एक पूरा एक फैक्ट्री तैयार है यहाँ पर। तो ठक नेक्स्ट स्पीड, ये सारी चीजें आ रही हैं। तो शाहीन और नसीम शाह जो है वो आपके फेवरेट हैं? हाँ, ये दोनों बॉलर जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और बड़े ज़बरदस्त जो है वो चलते हैं। और एक अच्छा एक पर्सोना, एक जब शाहीन और नसीम और सामने रोहित और विराट होते हैं तो फिर एक बड़े मज़ेदार कॉम्बिनेशन हो जाता है कि दोनों तरफ से जो है वो धुआंधार बॉलिंग और बैटिंग का एक कॉम्बो जो है वो चल रहा होता है और आपका पॉपकॉर्न खाने का दिल नहीं कर रहा होता है कि यार मैं ओवर खत्म होने पे खाऊंगा। सही बात। ये एक माहौल बन जाता है। अच्छा, अपने हमारे जो नाजरीन है, हमारे व्यूअर्स हैं, वो आपका कैमरा है, ज़रा अपनी किताब के बारे में कि क्यों पढ़ें वो आपकी किताब, इसमें ऐसा क्या है उनके लिए, कुछ ज़रा हाईलाइट्स, कुछ की नोट्स जो हैं वो शेयर करें ना प्लीज। पाकिस्तान एक बहुत पैशनेट, वो बच्चियां जो वाकई क्रिकेट में आना चाहती हैं, खेलना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या? पाकिस्तान एक बहुत पैशनेट कंट्री है क्रिकेट को लेकर।
लेकिन ऐसा लगता है वो बस हाफ द पॉपुलेशन की तरफ है। आपकी वुमेन्स टीम ने जो जो अचीवमेंट्स रखे आज तक, वो इनफैक्ट आपको शायद पता भी नहीं होगा, टेस्ट क्रिकेट में, वुमेन्स टेस्ट क्रिकेट में द हाईएस्ट स्कोर इज बाय पाकिस्तानी, द बेस्ट बॉलिंग फिगर्स इज बाय पाकिस्तानी, ओडीआई क्रिकेट में द बेस्ट बॉलिंग फिगर्स इज हेल्ड बाय पाकिस्तानी। लेकिन इनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया ही नहीं जाता है। वो 2 एशियन गेम्स गोल्ड मेडल जीत आई है, तो ये एथलीट्स ऐसे है कि जो एथलीट्स अक्रॉस स्पोर्ट्स पाकिस्तान के लिए शायद काफ़ी लोगों ने 2 मेडल्स नहीं जीते होंगे, गोल्ड मेडल्स एशियन गेम्स में, वो वुमेन्स टीम कर पाई है। तो इनके अचीवमेंट्स डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस काफ़ी बार ओवरलुक होते हैं, तो उन्हें भी सपोर्ट कीजिए। अगर आप जेन्युइनली बिलीव करते हैं, आप एक क्रिकेट फैन बेस है, आपके सपोर्ट रहेगी तो स्पॉन्सर्स आएंगे, तो शायद बोर्ड भी थोड़ा सीरियसली लेने लगेंगी। ऑल्दो बोर्ड को वेट नहीं करना चाहिए कि फैंस आए, वो पहले इनिशिएटिव लेने चाहिए, पर वो भी उतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इसीलिए शायद देखिए, उनको फॉलो करें। और उनकी अगर स्टोरी जाननी हो तो सब किताब में है। अगर आपको लगता है कि आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, उनकी जर्नी नहीं समझ रहे हो, प्लेयर्स को नहीं जानते हो, तो सबकी पूरी स्टार्टिंग से लेकर 25 साल तक, पहले 25 साल की कहानी सब है उसमें। अच्छा, इसे डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं, पेड डाउनलोड? मुझे पाकिस्तान में तो पता नहीं एग्जैक्टली। इंटरनेशनली जो होगा, इंटरनेशनली अमेज़न में है, अमेज़न में है, वॉलमार्ट में है, अमेज़न से जो है वो डाउनलोड किया जा सकता है। यस। बस ठीक है, तो जिन लोगों को किताब नहीं मिल रही है, गूगल बुक्स में है, एप्पल स्टोर में, आप वहाँ से जो है वो इजीली जा करके इसे बाय कर सकते हैं और उसे जो है वो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि जो बातें इन्होंने बताई हैं उससे तो मुझे भी लग रहा है कि मुझे भी जो है वो पढ़नी चाहिए। 25 साल का पूरा डाटा यहाँ पर मौजूद है, और जो हालात वुमेंस टीम के चल रहे हैं, सिर्फ मैं अपनी कंट्री की बात नहीं करूँगा, मैं ओवरऑल जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी अगर बात करूं तो वो चक दे इंडिया में जो हॉकी टीम के बोर्ड के हालात थे तकरीबन वैसे ही चल रहे हैं। नहीं अभी वही कह रहा हूँ, इंडिया में इक्वल पे है मेन और वुमेन। अब आ गया ना मैच, कुछ अर्से पहले तक तो आप देख चक दे इंडिया जैसी फिल्में बनाई गई हैं, तो वही होता है। अब शाहरुख खान को आना पड़ा प्रमोट करने के लिए। 4 साल पहले स्टेडियम खाली होती थी, बिल्कुल ऐसा ही था। आज के दिन 25,000 लोग आ रहे हैं स्टेडियम में, पूरा पैक्ड हो रहा है स्टेडियम वुमेन्स क्रिकेट के लिए। तो बोर्ड जब सीरियसली ले लेती है, अपने आप देखोगे फैंस आ जाते हैं, स्पॉन्सर्स आ जाते हैं। रिकग्निशन की बात है ना आयुष। अब देखें, अब जब आपके टीम को मिला, एक वक्त था सेम हालात थे और इसी तरीके से चल रहे थे, अब रिकग्निशन मिल गई है बोर्ड की जानिब से, बोर्ड ने सपोर्ट कर दिया और बोर्ड ने इक्वली सपोर्ट कर दिया। यानी कि आपका जो एक बजट होगा वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा, या मोरलेस 40-60 कर दिया गया होगा। जो पहले 10-90 हुआ करता था, अब वो डिफरेंस जब 40-60 पे आएगा तो आपको पता चलेगा। अब आप देखें कि अगर एक लड़की फैमिली से निकल रही है अपने क्रिकेट खेलने के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए, और वो जा रही है अपने बोर्ड की पिकअप में, एक वैन में, और फिर वो वापस आ रही है और उसे इतने पैसे मिल रहे हैं कि वो अपनी एक बेहतरीन किस्म की एसयूवी गाड़ी में आ रही है, तो फैमिली तो पूरी की पूरी फिर घर से बाहर निकल आएगी ना कि जी बाजी आ गई। सही बात है। ये एक माहौल बनता है, बहुत जरूरत है ना, बहुत जरूरी है। चाहे फीमेल्स हो चाहे मेल्स हो, इक्वल पे है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। गेम टाइम में बहुत फर्क है मेन और वुमेन को, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। वुमेन बैठी ही नहीं है डिसीजन मेकिंग पावर में अक्रॉस मोस्ट बोर्ड्स इन द वर्ल्ड। तो जब वुमेन बैठी ही नहीं है तो आदमियों को जिस तरीके से जो डिसीजंस लेते हैं वो थोड़ा एक अननेचुरल बायस आ जाता है। उसी तरीके से जैसे किताब भी मैंने लिखी है, काश एक पाकिस्तानी वुमेन लिखे और लिखे ताकि वो अपना पर्सपेक्टिव डाल पाए। बिल्कुल। तो पाकिस्तान अपना खुद का नैरेटिव सेट कर पाए ग्लोबल लेवल पे। तो बिकॉज अभी नहीं है वो उनका पाकिस्तान का नैरेटिव एट अ ग्लोबल लेवल। वो एक बैठ के इंडियन लिख रहा है और वो अच्छी बात नहीं है। जितने प्यार से भी लिख रहा हो, भले बहुत शिद्दत से, बहुत रिस्पेक्टफुली, इंटेग्रिटी से लिख रहा हो। इसके लिए वो कहते हैं ना कि आर्टिस्ट की कोई सीमा नहीं होती, ठीक है जी, कोई सरहद नहीं होती, कोई बॉर्डर नहीं होता। तो आपने जो है इसी तरीके से जर्नलिस्ट के लिए भी ये बॉर्डर्स नहीं होते हैं। कोई भी जर्नलिस्ट जो है वो इस चीज़ को हाईलाइट कर सकता है। बोर्ड के अंदर है खामियां, ऐसी बात नहीं, लेकिन बड़ी अच्छी चीज़ ये है जो कि आपने लिखी, जो आपने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बताया हमारी टीम के, जो कि बेशतर लोगों को नहीं पता थे, और मुझे एडमिट करने में कोई शर्म भी नहीं आ रही। मैं खुद स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स करता हूँ, इसमें से 2-3 रिकॉर्ड्स, आपने 2 रिकॉर्ड्स ऐसे बताए जो मुझे भी नहीं पता थे, गोल्ड मेडल वाला, और एक आपने जो बेस्ट ODI बॉलिंग वाला बताया वो मुझे भी नहीं मालूम था। तो ये एक अचीवमेंट है कि आप सरहद पार बैठकर जो है वो एक शख्स, और वो भी वो वाले पड़ोसी जो कि खासा नाराज़ रहते हैं अक्सर व बेशतर, तो ननंद और वो भावज वाला जो सीन होता है, वो जिन 2 पड़ोसियों में चल रहा हो और फिर वो ये बातें लिखे कि जी आपके अचीवर्स कौन कौन है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात होती है। तो हम तो इसे पॉजिटिव वे में लेंगे। आयुष साहब, थैंक यू, ये बड़ी पॉजिटिविटी है। अब आप जो है वो ये बताइए कि आपने कहाँ का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि हमें ब्रेक पर जाना है। अब जाएंगे बर्न्स रोड रात को जाए ना, अभी तो नाश्ते के लिए। आप बताएं कहाँ जाए नाश्ते के लिए? हलवा पूरी खा ले। हलवा पूरी खाएं। हलवा पूरी खाइए आपने? नहीं, अब तक नहीं खाई है। आप बोर्ड बेसिन जाएं, वहाँ पे हलवा पूरी खाएं बेहतरीन किस्म की कड़क चाय के साथ, और एंजॉय करें आप।
जरूर। ठीक है सर, और अगर आप चाहते हैं तो हम यहाँ पर मंगवा लेते हैं आपके लिए। जरूर। आप जो भी दोनों ऑप्शन आपके पास है, ब्रेक में आप हमें बता सकते ठीक है हैं कि आपने क्या खाना है, और बंस रोड जाके खाना है तो हमारे यहाँ से जो है वो गाड़ी आपको लेके भी जाएगी। हमारे साथ जाइए, आप हमारे साथ चलिए, अगर आप साथ चलना चाहें तो, या अपनी टीम के साथ जाना चाहें तो वहां जाएं। धागे वाले कबाब खाएं आप, बेहतरीन किस्म के लजीज कबाब। आपको मोहम्मद अली रोड जो है ना, आपने खाया मोहम्मद अली रोड के ऊपर दिल्ली में? बॉम्बे में, सॉरी बॉम्बे, मोहम्मद अली रोड पे आपने कबाब खाए? हाजी कबाब, बहुत सारे कबाब खाए जी। आप वो भूल जाएंगे, अच्छा, फॉर श्योर वो भूल जाएंगे आप। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, और पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपका शुक्रिया कि आप बड़ी जज्बे के साथ जो है वो पाकिस्तान आए और आपने हमारी टीम के लिए एक बुक लिखी, ये भी बहुत बड़ी बात है, उसके लिए भी आपका थैंक्स। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, क्योंकि वक्फा जरूरी है। सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और अब अनम के पास आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि वो आपको अब बिल्कुल। सिंध के अजीम रूहानी बुजुर्ग सूफी शायर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के 281वें उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़ आज होगा। कुछ देर बाद गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी शिरकत करके उर्स की तकरीबात का आगाज़ करेंगे। मज़ीद इस बारे में बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद। जी अमजद, बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिरसा शहर में शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह के मज़ार के अहाते में। यहाँ पर जो आज शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के 281वें उर्स मुबारक की तकरीबात का बाकायदा आगाज़ जो है थोड़ी देर के बाद गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी जो है चादर चढ़ाकर बाकायदा आगाज़ करेंगे। नुमाइशी जो है जानवरों की नुमाइश, घोड़ों की रेस और मलाखड़े के प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, और भी काफ़ी इवेंट्स यहाँ पर मुनक्किद। बात की जाए महकमा औकाफ की जानिब से जो है यहाँ पर जो है मुल्क भर से आए हुए लाखों ज़ायरीन के लिए 3 दिन तक जो है लंगर का इंतज़ाम किया गया है, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है यहाँ पर बाज़ार सजाए गए हैं। इन बाज़ारों में जो है यहाँ पर खाने पीने की अशिया और मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं सर्कस, झूले, जानवरों की नुमाइश भी रखी गई है। अगर बात की जाए सिक्योरिटी की तो यहाँ पर जो है तकरीबन जो है 2600 के करीब सिक्योरिटी के जो है पुलिस एहलकार अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। 3 SSP भी उनके साथ होंगे। यहाँ सिक्योरिटी की फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं SSP मटियारी की जानिब से, और हर तरफ जो है चारों तरफ जो है यहाँ पर CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। जी है अमजद, बहुत शुक्रिया आपका। ज़बरदस्त, अमजद साहब वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और इस वक्त बच्चों की स्कूल की भी आज छुट्टी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो खिदमात शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की सिंध के लिए। शाह जो रिसाला जो है वो हमें स्कूल में भी जो है वो पढ़ाया जाता था, और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि हमारे निसाब में ये सारी चीज़ें शामिल होती थी। आप भी बच्चों के निसाब में शामिल है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आपको मालूम है कि हम हर रोज़ अपने प्रोग्राम के अंदर जो भी दिन इंटरनेशनली मनाया जाता है उसका जिक्र ज़रूर करते हैं, और आज है एक ऐसा अहम दिन जिससे आप सब लोग रिलेट कर सकते हैं, और वो है वर्ल्ड मॉस्किटो डे। जी आपने सही सुना, लुई का दिन है आज, यानी मच्छरों का आज आलमी दिन है। और पूरे मुल्क के अंदर जो है वो इस वक्त खास तौर पर कराची की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मच्छरों और मक्खियों का राज है, और ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि राह चलते हुए वो इंसानों से पूछ रहे हो कि मियाँ कहाँ। उनका मुल्क है, ऐसा नहीं है हकीकतन। और इसे छुटकारा पाने के लिए हमारे बहुत ही मोहतरम, बहुत ही करीबी साथी, और हर मुश्किल वक्त में, हर मुश्किल बीमारी में हमारा इलाज और इलाज तजवीज़ करने वाले शख्सियत हकीम नज़ीर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर आजकल जो हालात चल रहे हैं मक्खी और मच्छरों की वजह से हर कोई उनसे निजात पाना चाहता है, तो इस तरह इनसे निजात किस तरह मुमकिन है? देखिए, इनसे निजात समझो एक जंग के बराबर है। अच्छा। और इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी होगी, लेकिन वो भी कुछ दिन इंशाल्लाह ताला ना मच्छर रहेगा, ना मक्खियाँ आएंगी, और इवन यहाँ तक कि जो खटमल के असरात होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और इसमें यह है कि जब जाहिर बात है मक्खी एक जगह से उड़ती है दूसरी जगह पे, फिर आपकी बॉडी पे आती है, तो वो कई जगहों के जरासीम उठा के आपके ऊपर आती है। तो इस तरीके से आपकी बॉडी में जरासीम जो है बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इससे आपको बुखार और पेट के अमराज, वॉमिटिंग, ऐसी बहुत सारी शिकायतें शुरू हो जाती हैं। तो मच्छरों को और मक्खियों को भगाने के लिए आपने सिर्फ 3 चीज़ें अपने घर पे रखनी है। बताइए। एक आपने लेना है ये हरमल दाना, भाई ज़रा इसको क्लोज करें, इससे धुनी भी देते होते हैं। हरमल दाना, हरमल दाना। एक मिनट हकीम साहब, जरा मैं चाह रहा हूँ हमारे नाज़रीन को क्लोजअप दिखा दिया जाए, और कैमरा मैन थोड़ी मुशक्कत करेंगे लेकिन बहुत ही अच्छा सा शॉट आपके लिए रेडी करेंगे। ये हो गया, ये है हरमल दाना। ये घर में धुनी भी दी जाती है इसकी, ताकि देखने में भी नजर आ जाए ना उन्हें। और ये है अजवाइन। अजवाइन ये तो घरों में होती है, ये घरों में भी होती है। ये आपने तकरीबन 100 ग्राम हरमल दाना लेना है, 100 ग्राम अजवाइन लेनी है,
और 100 ग्राम कलौंजी लेनी है। हाँ, कलौंजी में तो मौत के अलावा हर चीज का इलाज है। लेकिन लोग खाते हैं, हम इसे जला रहे हैं। हाँ हाँ, तो ये भी एक तरीके का इलाज ही है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, ठीक हो गया। और फिर जब कोयला जलाएं, इस पे आप इसको डाल के इसकी धुनी दें अपने घर पे, जैसे लोबान जलाया जाता है। जैसे लोबान जलाया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से। डेली धुनी देना? डेली आपने, और दिन में 2 बार दें तो ज्यादा बेहतर है। एक बार सुबह में, एक बार रात में। बस यानी आप देखें आपको कितना फर्क मिलेगा आपके घर पे। अच्छा। और इसकी जो स्मेल होगी, हालांकि कोई बैड स्मेल नहीं है इसकी, लेकिन इसकी स्मेल से वो भाग जाती हैं। अच्छा। मक्खियां भी भाग जाती हैं, मच्छर भी भाग जाते हैं, और इवन यहाँ तक कि खटमल तक भाग जाते हैं। अरे वाह, अच्छा, तो हकीम साहब इसकी स्मेल बहुत ज्यादा तेज तो नहीं होती? नहीं, तेज नहीं है, कोई बुरी स्मेल नहीं। मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, पिछली बार भी हकीम साहब बता के गए थे लास्ट ईयर, मुझे अच्छी तरह याद है। बहुत ही अच्छी स्मेल है इसकी। और जो लोग लोबान या बखूर जो लोग जलाते हैं ना, तो बस ये समझ लीजिए कि बखूर की काइंड ऑफ हर्बल स्मेल। जैसे आप, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये लाहौर की जंगलात की तरफ जब आप जाते हैं, लाहौर में जो पार्क वगैरह बने हुए हैं जंगलात, वहाँ अगर आप मॉर्निंग वॉक को जाए ना, तो वहाँ पर एक घास का और सूखे पत्तों का ढेर जलाया जाता है, तो जो उसमें से स्मेल निकलती है ना, इट्स अ काइंड ऑफ दैट स्मेल। तो बिल्कुल ये उसी तरह की स्मेल होती है, बड़ी रिफ्रेशिंग स्मेल होती है, और बड़ा अच्छा फील करते हैं आप। तो हकीम साहब मुझे बताइएगा कि ये तो हल हो गया इनका, अपने मच्छरों का आलमी दिन बनाया है, तो अब एक और चीज मसला कर रही है आजकल। बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, छुट्टियां बड़ी उन्होंने मनाई हैं, तो अब खांसी, नज़ला, जुकाम, खराश गले में, इसका क्या किया जाए? देखिए, ये वायरल इन्फेक्शन भी आता है, इसमें साइनसाइटिस एलर्जी भी आती है, बाज़ लोगों को अस्थमेटिक एलर्जी होती है जिसकी वजह से सांस में भी प्रॉब्लम होती है, और अक्सर लोगों को टॉन्सिल्स हो जाते हैं, गला ख़राब हो जाता है। इन तमाम का हल जो है आपको 3 जड़ी बूटियों में मिलेगा। आपने लेना है बांसा के पत्ते, बनफशा के पत्ते, ये दोनों 1-1 चाय वाली चम्मच, मुलेठी आधा इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डालें और उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, ये बड़े इस्तेमाल करें। बच्चों को जो है 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम दें। सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका नज़ला, जुकाम, खांसी सब दूर हो जाएगा, खराश वगैरह सब चली जाएगी। खराश भी दूर हो जाएगी। कौन-कौन सी चीज आपने बताया कि? बनफशा के पत्ते, बांसा के पत्ते और मुलेठी। इसका कहवा बना के आपने 1 कप सुबह, 1 कप शाम बना। अच्छा, मुलेठी पीसी हुई? नहीं, साबुत डाल लें, आधा इंच का टुकड़ा मुलेठी का डाल लें, 1-1 चाय वाली चम्मच बनफशा के पत्ते और बांसा के पत्ते डाल लें। चाय का चम्मच? जी, चाय का चम्मच। और जो कहवा बना के पिए। ठीक है। और हाजमे का भी जो है वो एक मसला आया हुआ है, डायरिया हो जाता है, जिसकी मैं सॉरी हाजमा गलत कह गया, डायरिया, वॉमिटिंग, पेट खराब, क्योंकि ये जो मक्खियों का सीजन होता है, इसमें मोस्टली आपके साथ ये मसले जरूर होते हैं कि आपके पेट जो है बच्चों का खराब हो जाता है। ये बच्चे और बड़े दोनों के लिए। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो मैं रेमेडी बता रहा हूँ वो 7 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देनी है। ठीक है। 7 साल से कम उम्र के बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें अपने करीबी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाइए। ठीक है। इससे ज्यादा उम्र वाले तो आपने बेलगिरी का मुरब्बा ले लेना है। बेलगिरी, ठीक है। बेलगिरी का मुरब्बा, एक फल होता है बेलगिरी, उसका मुरब्बा भी बनता है, बिल्कुल मीठा होता है मेरी तरह। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम। बड़े जो हैं 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 रात को, दिन में 3 बार लें। और बच्चों को जो है जैसे 8 साल 9 साल के बच्चे हैं तो 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम दें। फायदा पहले ही दिन होगा, 2 या 3 दिन दे दें, काफ़ी है। अच्छा हकीम साहब, सर दर्द ये भी बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, बहुत ज़्यादा ये इशू सामने आ रहा है, इसका क्या इलाज हो सकता है? देखिए, इसमें सर दर्द में कई किस्में होती है। एक तो नज़ले की वजह से होती है, बलगम गिरता है। एक होता है माइग्रेन पेन होता है, आधे सर का दर्द होता है, एक अमूमी तौर पे सर दर्द रहता है। ठीक है। आप तीनों का ही बता रहे हैं अलग-अलग। इन तीनों का ही एक ही नुस्खा मिलेगा आपको। इंशाल्लाह ताला आपका माइग्रेन की आदत जो है वो भी दूर हो जाएगी आपकी। आपने लेना है लेवेंडर फ्लावर। लेवेंडर फ्लावर ये स्ट्रेस को भी कम करती है। इसका उर्दू नाम जो है हमारी किताब हिकमत में इस्ते-खुद्दूस कहते हैं इसे, इस्ते-खुद्दूस। ठीक है। ये पंसार के पास आपको मिल जाएगी, ग्रे कलर के फूल होते हैं। इसकी 1 चाय वाली चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया, रात सोते वक्त पी लिया करें। और अगर आपको जिस टाइम पे सर दर्द हो रहा हो आप उस टाइम पे पी लें, 15 मिनट में आपके सर दर्द में आराम आ जाएगा। अच्छा। और ये अगर माइग्रेन है तो ये कम से कम महीने से ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आम बंद नस्ले की वजह से है या स्ट्रेस की वजह से है तो वो आपने 1 या 2 खुराकों में आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ये आपने बताया रात सोने से पहले? रात सोने से पहले पी लें, ये नींद भी अच्छी आ जाती है इससे। या जब सर दर्द हो तब? या जब सर दर्द हो उस टाइम पे पी लें। ठीक है। आपने अगर सर दर्द अमूमी तौर पे माइग्रेन रहता है तो फिर उसको कंटिन्यू आपने इस्तेमाल करना है। आम तौर पे अगर सर दर्द रहता है तो आप 1 या 2 दिन इस्तेमाल कर लें, काफी है ये। हकीम साहब, आपने बात की एक स्ट्रेस और एंग्जाइटी की, ये भी बहुत कॉमन इशू है। हर दूसरे बंदे को देखो, मतलब आजकल हालात भी ऐसे हैं कि ये नॉर्मल सी चीज हो चुकी है। और अमीरों वाली बीमारियां हैं, बिला वजह हो रही हैं, हमें पता नहीं क्यों। टेंशन, डिप्रेशन या कंधों पे खिंचाव होना, घबराहट, बेचैनी, जहन में कोई बात आ जाए,
वो निकलती नहीं है, उसके 10 महीने निकालते हैं, रोने को दिल करता है, दिमाग ऐसे फिल्म की तरह चल रहा होता है, वसवसे आ रहे होते हैं दिमाग में। तो एक बीज आते हैं मगज़े बिनोला, ये कपास के बीजों का मगज़ होता है, मगज़े बिनोला। इसे साफ करके पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोजाना पानी के साथ इस्तेमाल करें, चाहे सुबह में करें या रात में करें। अच्छा, इसको पाउडर फॉर्म में करना है? पाउडर बना लेना, ठीक है। और 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोजाना पानी के साथ इस्तेमाल करें। आप जब सुबह उठेंगे तो बिल्कुल फ्रेश होके उठेंगे, और एंजाइटी, डिप्रेशन, ये कंधों का खिंचाव ये तकरीबन ना होने के बराबर होगा। इसे कुछ अर्सा कंटिन्यू इस्तेमाल करें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दें। अच्छा, ये जो आपने, लेकिन अगर कोई डॉक्टर की मेडिकेशन आपकी चल रही है, साइको डॉक्टर की, तो वो जारी रखनी है, और उसके डॉक्टर के मशवरे से उसमें रद्दोबदल करना खुद से ना कीजिए। अच्छा, उसके साथ साथ ये मगज़े बिनोला चलता रहे। अच्छा, ये मुझे बताइएगा हकीम साहब कि जब हम ये जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो मैदा है उसके अंदर एक बड़ी अजीब सी कैफियत तैयार हो जाती है, एसिडिटी होने लगती है, गैस होने लगती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं बाज़ दफ़ा, तो उसका क्या हल है? या तो ये चीज़ें करेंगी ये सारे मामलात, या इसके लिए कोई अलग से एंजाइटी के पेशेंट को भी गैसेस बहुत ज़्यादा होती है, और आमतौर पर भी आजकल जो सीजन चल रहा है उसमें खाने के बाद अफारा हो जाता है, पेट फूल जाता है, मैदे में दर्द और जलन दोनों शुरू हो जाती है। तो एक छोटी सी रेमेडी है 4 चीज़ों की। आपने लेना है सूखे नींबू 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, पुदीना देसी 50 ग्राम, सना मक्की 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, खाने के बाद पानी के साथ। फायदा आपको पहले ही दिन करेगी, कॉन्स्टिपेशन भी टूट जाएगी, मैदा भी ठीक हो जाएगा। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए, अपने घर पे बना के रख लीजिए। जबरदस्त। चारों चीजें ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी वाले भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें नमक और मीठा कोई नहीं है। चारों चीजें बताइए दोबारा जरा। देखें, इसमें 4 चीजें, सूखे नींबू 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, पुदीना देसी 50 ग्राम, सना मक्की 50 ग्राम। इनको पहले साफ कर लें, फिर मिक्स करके पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, खाना खाने के बाद पानी के साथ। जबरदस्त। अच्छा हकीम साहब, जब सना मक्की का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हाजमा बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और दाने वगैरह भी निकल आते हैं गर्मी, क्योंकि इसकी तासीर काफी गर्म रहती है। ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या वजह हो सकता है उनके अंदर कोई और डिजीज हो, ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन सना मक्की और सौंफ जो है गैसेस को खत्म करती है, सूखे नींबू हाजमेदार होते हैं, और पुदीना जो है वो भी हाजमे के लिए बेहतर है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।